हेलो स्टूडेंट, अच्छे हैं? ओके। आज हम अपने जो पिछला कार्य था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने संघीय शक्ति नाम का जो अपना द्वितीय अध्याय था उसका हिंदी सारांश और हिंदी अर्थ जाना था। आज उसका हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप अपनी पुस्तक लेकर के साथ में बैठे होंगे और अब हम ध्यान देते हैं। ओके। अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले, इसमें वैकल्पात्मक होते हैं तो अपने को जो आंसर सही है वो चूज करना है। देखो, पहला प्रश्न है, वायसः कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत्। इसका मतलब क्या हुआ? वायसः कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत्। वायसः यानी कौवा। कौवे ने किस प्रकार के शिकारी को आयांतम आता हुआ अपश्यत् मानी देखा। कौवे ने किस प्रकार के शिकारी को अपनी तरफ आते हुए देखा था। उसको लगा था ना कि ये कैसा आ रहा है। तो ऑप्शन है इसमें, कृतांतिम द्वितीयम, कोई दूसरा ही यमराज की तरह से, मिथ्य भाषणम, कम बोलने वाले की तरह, अनिष्ट दर्शनम, बुरे दर्शन की तरह, अनभिहितम, न कहो एक तरह। तो उसने जो शिकारी को बताया था वो कैसा बताया था? वो बताया था जैसे मान को दूसरा ही यमराज आ रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृतांतम इव द्वितीयम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवः इति कै उक्तवान्। इसका मतलब क्या होता है? कुतः अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में कहां से हो सकता है? तंडुलकणान यानी चावल के दाने, संभव मानी संभावना। इस निर्जन वन में चावल के दाने किस प्रकार से संभव हो सकते हैं? इति कै उक्तवान्, ये बात कै मानी किसने, उक्तवान मानी कही थी। ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? लघुपतनक, लघुपतनक कौवे ने, चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव ने, व्याध शिकारी ने, हिरण्यक है, हिरण्यक ने। तो हमने कहानी में पढ़ा है, ये बात हमने जाना है कि चित्रग्रीव नामक जो वृद्ध या वयोवृद्ध और कपोतराज जो था उसने कही थी। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रग्रीव है। विपत्त काले कापुरुष से लक्षणम अस्ति। विपत्ति के समय में कापुरुष, कापुरुष में कायर पुरुष का लक्षणम अस्ति, लक्षण होता है। विपत्ति के समय में कायर पुरुष का लक्षण होता है। तो इसका आंसर इनमें से छांटना है। विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना, धैर्य यानी धैर्य रखना, उत्साह यानी उत्साह के साथ रहना, प्रतिकार यानी उसके बदले के रूप में कोई काम करना। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा, जो कायर पुरुष होता है वो अच्छा काम तो कभी करता नहीं है, डरने जैसा ही काम करता रहता है। तो इसमें हो जाएगा विपत्त काले कापुरुषस्य लक्षणम अस्ति। तीसरे में इसका विकल्प होगा ए वाला, विस्मय लक्षणम अस्ति। विपत्त काले कापुरुषस्य विस्मय लक्षणम अस्ति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, अल्पनाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। अल्पनाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। अल्पनाम यानी थोड़ी सी भी, वस्तुनाम यानी वस्तुएं भी, कार्य साधिका अस्ति, कार्य को साधने वाली हो जाती है। यानी थोड़ी सी वस्तुएं भी कार्य को सफल या साधने वाली हो जाती है। कब हो जाती है? तो ये इसमें दे रखा है, सहती मानी एक साथ होने से, उपयोग उपयोग करने से, अभाव अभाव होने से, संभाव संभाव होने से। तो इसका ये श्लोक जो लास्ट में पाठ करने आया था, अल्पनाम अपि वस्तुनाम सहती कार्य साधिका, यानी थोड़ी सी वस्तुएं भी यदि एक साथ एकजुट होकर के मिला दी जाए उनको, या एकजुट होकर के आ जाए, तो वो भी कार्य को संभव कर देती है, सफल कर देती है। तो यहाँ सहती इसका जो आंसर है वो सही होगा। तो अल्पनाम अपि वस्तुनाम कार्य सहती कार्य साधिका अस्ति। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इनका वैसे तो आंसर जो होता है वो एक ही शब्द में दिया जाता है, लेकिन फिर भी राइट तरीके से हम करेंगे तो जो सही आंसर है उसको इस प्रश्न वाली लाइन में एडजस्ट करके पूरी लाइन हमें लिखनी होती है, जो ज्यादा बढ़िया रहता है तरीका। तो प्रश्न नंबर 1 आता है, वायसस्य नाम किम। वायसस्य नाम किम, इसका मतलब क्या होगा? वायसस्य यानी कौवे का, नाम यानी नाम, किम मानी क्या? कौवे का नाम क्या था? तो अपने पाठ में यहाँ आया है कि उस कौवे का नाम क्या था? लघुपत्रक नामा वायसः प्रबुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? लघुपत्रक जो इसका आंसर है। तो हम इसको पूरे आंसर में लिखेंगे तो नंबर 1 का जो आंसर है लघुत्रात्मक
प्रश्न में जो है उत्तर नंबर 1, इसका हम पूरा आंसर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे वॉइसेस नाम लघु पत्नक है। अस्थि लिख सकते हैं हम, वॉइसेस नाम लघु पत्नक है अस्थि, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है वायसे कम आयांतम अप्रसिद्ध, वायसे यानी कौवे ने कम मन किसको आयांतम आता हुआ अप्रसिद्ध मानी देखा, कौवे ने किसको आता हुआ देखा। तो इसका आंसर अपने यहां पर आया है कि कौवे ने कृतांतम द्वितीयम आयांतम व्याधम अप्रसिद्ध। तो हम इस प्रश्न में एड्रेस कर सकते हैं कि प्रश्न जो अपना आ रहा है कि वायसे है तो उत्तरम जो सेकंड है वो कहता है कि वायसे कृतांतम वायसे है कृतांतम इव द्वितीयम, कृतांतम इव द्वितीयम व्याधम, कृतांतम इव द्वितीयम व्याधम आयांतम अप्रसिद्ध। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कह कपोत राज है, कह मान कौन, कपोत राज है यानी कपोतराज। कपोतराज कौन है यानी उसका नाम बताना हमें। तो कपोतराज का नाम इसमें अपने कहानी में आया है चित्रगिरिवनामा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरम 3, इसका नाम है चित्रगिरवा, चित्रगिरवा गिरव नामा कपोत राज है, चित्रगिरव नाम का कपोत राज है। अगला प्रश्न है कि दृश्य तरणई मत दंतिन है बद्धंते, किस प्रकार के तिनकों के द्वारा मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। ये इसका अर्थ हुआ कि दृश्य मानी किस प्रकार के, तरणई तिनकों के द्वारा मत दंतिन है मदमस्त हाथी को बद्धंते मानी बांधा जाता है। तो ये आया इसके श्लोक में लास्ट में जो है तरणई गुणोत्तम आपन्नई बद्धंते मत दंतिन है। तो इसका हम राइट तरीके से लिख सकते हैं उत्तरम 4। तो क्या लिखेंगे गुणोत्तम मापन्नई गुणोत्तम आपन्नई तरणई मत दंतिन है, मत दंतिन है बद्धंते, इस प्रकार से। तो ये अपने जो लघुत्रात्मक प्रश्न थे इनका सही तरीके से हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। गुणोत्तम आपन्नई तरणई मत दंतिन बद्धंते। अब इसके पश्चात निबंधात्मक प्रश्न को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न इसमें सबसे पहले आता है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कृत। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं व्याकरणात्मक जो प्रश्न है अपने, तो इन पर बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। नीचे लिखे हुए धातु लकार पुरुष और वचनों का निर्देश कीजिए या करो। तो जो शब्द दिए हैं इसके हमें धातु का, लकार का, पुरुष का और वचनों का, तो हमें पता है कि ये जो धातुएं होती हैं
उन धातु शब्दों के जो रूप होते हैं उसमें हमें लकार, पुरुष, वचन आदि की पहचान करनी होती है। और जो संज्ञा, सर्वनाम आदि जो शब्द होते हैं उनमें विभक्ति, वचन या फिर लिंग का, इनका पहचान करनी होती है। तो पहले ये जो धातु शब्द है इनकी हम जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक उदाहरण दिया है, निवसंती जो शब्द है इसमें दे रखा है कि वस धातु है, ये लट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इससे अगला इसी प्रकार से अपश्यत शब्द दे रखा है, अपश्यत, इसमें कौन से है, दृश्य धातु होती है, दृश्य धातु, दृश्य को पश्च आदेश हो जाता है, दृश्य धातु है। और ये लंग लकार, लंग लकार और प्रथम पुरुष, और एक वचन। अपश्यत जो शब्द है वो दृश्य धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, इस प्रकार से रूप करते हैं। दूसरा है दर्शिष्यति, दर्शिष्यति में दर्श धातु होती है। दर्शिष्यति जो शब्द दे रखा है, दर्शिष्यति, दर्शिष्यति में इसमें दर्श धातु होती है, दर्श दिखाना। तो दर्श धातु है, ये लिट लकार है, लिट लकार है भविष्य काल, तो इसमें लिट लकार और दर्शिष्यति का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला है पश्चामी, तो पश्चामी में, पश्चामी में दृश्य, ऊपर जो दृश्य धातु थी, दृश्य धातु ही है, और लट लकार है इसमें, लट लकार, प्रथम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष, और एक वचन, एक वचन है इस प्रकार। अगला है बबूहू, बबूहू, इसमें भू धातु होती है, बबूहू, इसमें भू धातु होती है। और ये है लिट लकार, जो हमारे 10 लकार होते हैं उनमें से लिट लकार का रूप है ये। और लिट लकार का ये प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, लिट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। इसी प्रकार से है उवाच, उवाच में है जो उवाच, इसमें वच धातु, जिसको ब्रू आदेश, ब्रू आदेश होता है, वच धातु ब्रू है, और ये भी लिट लकार का उदाहरण है। और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है, उवाच। अगला है एकरोत, एकरोत में क्री धातु है, एकरोत, एकरोत में क्री, क्री मतलब करना, क्री धातु है, और ये लंग लकार का है, लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल में होता है। एकरोत, ये प्रथम पुरुष, और एकरोत, एकोकाम, एकोवन, इस प्रकार से एक वचन का रूप है। क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से धातु पदों का जो रूप दे रखा था उसका हमें पुरुष, वचन और लकार पहचाना। अब व्याकरणात्मक प्रश्नों में दूसरा जो प्रश्न आता है वो है अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशन कुरु। नीचे लिखे हुए पदों में शब्द, विभक्ति और वचनों का निर्देशन करना है।
तो मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम आदि जो पद होते हैं उनमें विभक्तियों का उल्लेख होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, पद दे रखा है, सबसे पहले उदाहरण के रूप में दे रखा है तीरे, तीर शब्द है और ये सप्तमी विभक्ति राम की तरह से जैसे रूप है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अगला आता है पक्षिण है, पक्षिण है, तो पक्षिण जो है इसमें पक्षी शब्द है, पक्षी बड़ी का नाम है, ठीक है। और इसमें विभक्ति जो है वो है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पक्षिण में पक्षी शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अगला शब्द आता है चंद्रमसी, चंद्रमसी, चंद्रमसी में चंद्रमस शब्द होता है, चंद्रमस शब्द है और ये चंद्रमसी जो शब्द है इसका ये सप्तमी विभक्ति का है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप है चंद्रमसी। अगला है तस्मिन, तस्मिन जो है ये दोनों तो संज्ञा शब्द थे, अब तस्मिन जो शब्द आ गया, तस्मिन ये एक सर्वनाम शब्द है, कौन सा? तत्शब्द, जिसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग तरह से चलते हैं। तो तस्मिन जो शब्द है ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में समान से हो जाते हैं, तो ये सप्तमी विभक्ति का ही एक वचन है। तस्मिन जो शब्द है ये तस्मिन तयो तेसु इस प्रकार से रूप हो जाते हैं सप्तमी विभक्ति में। अगला आता है व्याधे, व्याधे, तो इसमें व्याध शब्द है, व्याध है शिकारी, व्याध, और ये तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और एक वचन का व्याध। अगला है वने, वने, तो वने है इसमें वन शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। अगला आता है सर्वे, सर्वे, तो इसमें सर्व शब्द है, ये भी एक सर्वनाम शब्द है, सर्व शब्द सर्वनाम सब होता है, सर्व शब्द है और ये जो सर्वे शब्द है ये तीनों, वैसे तो तीनों लिंगों में इस शब्द का रूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम प्रथम दृष्टया जैसे कह सकते हैं कि पुल्लिंग जो शब्द रूप होता है सर्वे, सर्वौ, सर्वे, तो जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और सर्वम, सर्वे, सर्वाणी या सर्वा, सर्वे, सर्वः ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्विवचन माना जाता है प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति के। तो इस प्रकार से शब्द रूपों का प्रयोग हुआ और उनका विभक्ति, वचन और शब्द को बताया हमने। अब व्याकरणात्मक प्रश्नों में नंबर 3 प्रश्न जो आता है वो कहता है कि निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्श्यत। नीचे लिखे हुए शब्दों में जो शब्द है उनमें संधि का नाम और उन संधि शब्दों को अलग अलग करके प्रदर्शित कीजिए, यानी हमें संधि युक्त पदों को संधि विच्छेदित करना है और उस संधि का नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आता है कुतो अत्र, कुतो अत्र, कुतो अत्र, तो यहां पर मैं सीधा सा बताऊंगा, बाकी तो डिस्क्रिप्टिव रूप से जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे तब वहां बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुतो अत्र जो है तो क्या हो जाएगा, ये होता है कुत है प्लस अत्र, और चूंकि जब हम प्रथम पद के अंत में यहाँ पर विसर्ग देख रहे हैं तो
तो निश्चित रूप से ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। और विसर्ग संधि में कौन सा है, तो विसर्ग का ऊ होकर के ओ बन जाता है, तो इसको हम उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत है प्लस अत्र, उतो अत्र बन जाता है और उत्व विसर्ग संधि। अगला है व्याप्लस चलित है। व्याप्लस चलित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्याकुल है प्लस चलित है। इसमें भी प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग से क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का पीछे च जो आगे खरवर्ण है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है। अगला कह रहा है अप्येवम। अप्येवम, तो इसका टुकड़ा हो जाएगा अपि प्लस एवं। अपि प्लस एवं, पी में जब ई है इसके परे असमान स्वर आने से, तो यहां भी स्वर यहां भी स्वर, तो निश्चित रूप से स्वर संधि का भेद है। और यहां पर ई के सामने असमान स्वर आ गया, तो ई को क्रमशः ये आदेश होने का काम जो कि यण संधि होती है, तो क्या हो जाएगा, अप्येवम हो जाता है। और ये क्या है, यण संधि। यण संधि या हम इसको यण स्वर संधि ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला है प्रतिकारस चिंत्यताम। प्रतिकारस चिंत्यताम, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकार प्लस चिंत्यताम। वही प्रतिकार है प्लस चिंत्यताम, विसर्ग के पश्चात में वो चला गया, तो ये भी विसर्ग का वही से आदेश होगा जैसा कि व्याकरण संधि में था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि। अगला है सर्वै रेग चित्ती भूय। सर्वै रेग चित्ती भूय, ये हो जाएगा सर्वै प्लस एक चित्ती भूय। और यहां पर विसर्ग जो है, इस विसर्ग के परे ए जो स्वर है, और इस स्थिति में ये क्योंकि अघोष वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले किसी ए का न सॉरी ए वर्ण का न होने की वजह से इस विसर्ग को रे आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये रुक्त विसर्ग संधि। रुक्त विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है। रुक्त। अगला और अंतिम उदाहरण जो इसका है वो है सुदूरात जाल कारान। ऊपर से हम ले लेते हैं दूरा जाल जालाकार आकार। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर दो टुकड़े हो जाएंगे, दूरा प्लस जाल प्लस अपहार कान। दो जगह संधि होगी इसमें, सुदूरा प्लस जाल। तो यहां पर तय जो पद का वर्ग का प्रथम वर्ण जो है, इसके ऊपर जय आने से इसका क्या हो जाएगा,
तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। तो सुदूराज को जय परे होने से तृतीय वर्ण द, और द का जय यानी सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि सुदूराज जाल। तो ये तो जस्ट संधि हो गई। और अगला है जाल प्लस अपहारकाल। तो जाल में यहाँ पर अ है, यहाँ भी अ है, तो अ और अ मिलकर के आ बन जाता है, तो जालाकार। तो यहाँ तो है जस्ट संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यहाँ आ गया है अ और अ आ होने से दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये तो है जस्ट संधि, और ये जो है ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से संधियों के उदाहरण हुए। ऐसा आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो है, अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधेय। नीचे लिखे हुए पदों में नाम निर्देशन सहित समास विग्रह विधेय मानी कीजिए। समास विग्रह करना है और उसका समास का नाम भी लिखना है। तो अब हम देखते हैं, प्रथम जो उदाहरण है इसने करके दे रखा है गोदावरी तीरे। तो इसका अर्थ के हिसाब से पता चलता है अमूमन, तो क्या कहता है, गोदावरी तीरे यानी गोदावरी के किनारे। तो काके की षष्ठी विभक्ति हो गई है और तत्पुरुष समास है इसमें, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें बता रखा है गोदावरियः तीरे, गोदावरी के, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप गोदावरियः, और तीरे किनारे, गोदावरी के किनारे। अगला है अनिष्ट दर्शनम। अनिष्ट दर्शनम ये एक ऐसा शब्द है जो कि किसी चीज को होने से मना करता है। यानी इष्ट दर्शन जो अच्छी चीज होती है, और अच्छे दर्शन नहीं होंगे तो वो अनिष्ट दर्शन कहलाएगा। तो अनिष्ट दर्शन है, तो इसका समास विग्रह तो हो जाएगा न इष्ट दर्शनम। ठीक है, और ये इष्ट दर्शन होने से मना करता है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण होते हैं, एक समास होता है तत्पुरुष का भेद नए तत्पुरुष नहीं, उसमें क्या होता है कि वो किसी चीज को होने से मना करता है। तो यहाँ पर भी इष्ट दर्शन को होने से मना किया, तो इसको हम नए इष्ट दर्शनम या फिर हम नए भी लिख सकते हैं, नए इष्ट दर्शनम। और यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। अगला है अनविहितम। ये भी उसी प्रकार से है। अनविहितम ये न कहा गया, तो नए अभिहितम। अभिहितम मैंने कहा हुआ, और अनविहितम जो कि न कहा हुआ हो या न कहा गया हो, तो यहां भी न समास भी हो जाएगा इसमें। अगला है सपरिवार है। सपरिवार है जो है वो परिवार सहित। इसका क्या होता है, परिवार सहित। तो परिवार के साथ में जो है, तो इसमें जो होगा परिवार की यानी कि विशेषता आ रही है कि वो सहित है या रहित है किसी व्यक्ति की, तो क्या हो जाएगा, सपरिवार है। तो इसका परिवारेण, परिवारेण सहितम। और ये क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय समास या कर्मधारय तत्पुरुष का भेद होता है, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगला है निर्जनम। निर्जनम, तो निर्जन का मतलब क्या होता है, जहां लोग नहीं होते वहां, तो जनों का अभाव होगा, लोगों का अभाव होगा, तो वही मना कर रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, निर्जनम, क्योंकि निर जो है एक उपसर्ग आ गया है, तो यहाँ पर वो नई की तरफ न जाकर के उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय की तरफ प्रयुक्त होते हैं, और अव्यय जब किसी शब्द के अंदर पहले आ जाते हैं तो वो अव्ययी भाव तत्पुरुष, सॉरी अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये जनानाम अभाव है, और ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव
क्या हो गया है, जनानाम अभाव है और अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है मध्य दंतिने, हाथियों की विशेषता है कि वो कैसे है, मदमस्त है, तो क्या हो जाएगा, मत्तः दंतिन है, मत्तः दंतिन है। हाथियों की विशेषता है कि वो मदमस्त है और विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय समास में होता है, तो यहां पर क्या होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगला है अविचारितम, तो ये वही आ गया अविचारित, यानी जो नए विचार किया हुआ हो, तो विचार करने से मना कर दे तो क्या हो जाएगा, नए विचारितम, नए विचारितम, तो क्या हो गया ये, नए तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमारा समास वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अविचारित में नए विचारितम, नए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय च विवेच्यताम। नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन करना है, कि जो शब्द नीचे दे रखे हैं इसमें प्रकृति अर्थात तो जो धातु है वो क्या है और उसके पश्चात क्या प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाया गया इसके हमें बता दें। तो जैसे इसने उदाहरण दिया है प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध में प्रय उपसर्ग है, धातु से जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रय जो है वो उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और तत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जिससे कि प्रबुद्ध है बन जाता है। ऐसे ही अगला जो शब्द आ रहा है वो है जातम, जातम। तो जातम जो शब्द है इसमें धातु होती है जन, जन माने पैदा होना, उत्पन्न होना, तो जन धातु है और जातम का जन धातु और वो कट प्रत्यय है, जन धातु का कट प्रत्यय, ये नपुंसकलिंग में रूप बन जाता है जातम। अगला है विकीर्य, विकीर्य, विकीर्य में वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और धातु इसमें है क्री, क्री, क्री दो तरह से होती है, ये वाली क्री है, इस प्रकार से क्री हम लिखते हैं। इस क्री का मतलब तो करना होता है और इस क्री का मतलब खरीदना। तो यहाँ पर ये वाली क्री जो खरीदना है वो धातु है और इसके पश्चात यह जो है वो लप प्रत्यय का, लप, वी प्लस क्री प्लस लप यानी विकीर्य बन जाता है। अगला है प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न है, इससे क्या होगा, प्रय उपसर्ग है, इसमें प्रय उपसर्ग है और छिद धातु होती है, छिद, प्रय उपसर्ग छिद धातु और कप प्रत्यय है, कप प्रत्यय, इससे प्रच्छन्न रूप बन जाता है। अगला है ईर्षि, ईर्षि, ईर्षि में ईर्ष धातु है, ईर्ष धातु है और ये इसमें ईर्षि में ईर्ष धातु इनी प्रत्यय होता है, इनी, इनी का इन शेष बनता है ईर्षिन और फिर इस प्रकार से रूप सर्व करके इससे ईर्षि बन जाता है, ईर्षा करने वाला, ईर्ष प्लस इनी। अगला आता है घृणी, घृणी, तो इसमें घृणा शब्द है, घृणा धातु है और घृणा से इति एक प्रत्यय होता है, इति, इति का ई से बनता है और घृणी बन जाता है उससे, ठीक है, यानी वाला घृणी, घृणा करने वाला। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय के जो प्रश्न थे वो सॉल्व किए हमने। अब अगला आता है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए, जो कि सरल शब्दों में हम कोई भी सेंटेंस बनाकर उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें दे रखा है उदाहरण इसमें रात्रौ, जैसे रात्रौ यानी रात्रि में, तो बालकः रात्रौ पठन्ति, बालक रात्रि में पढ़ते हैं। ऐसे ही वायसः शब्द है, वायसः मन का कौवा होता है, तो जैसे वायसः वृक्षे तिष्ठति, वायसः वृक्षे तिष्ठति, कौवा वृक्ष पर बैठता है। अगला शब्द है चित्रग्रीव। चित्रग्रीव ये एक नाम है, ठीक है। तो चित्रग्रीव है, वने निवसति, ऐसा हम कह सकते हैं, चित्रग्रीव वन में निवास करता है या रहता है। अगला आता है व्याध है, व्याध है सिखाई, तो व्याध है वनम गच्छति, शिकारी वन को जाता है, वनम गच्छति, वन को कर्म कारक है, तो व्याध है वनम गच्छति। अगला शब्द है असंतुष्ट है, असंतुष्ट है, तो जैसे असंतुष्ट होने की बात है, तो बालक है भोजनात् असंतुष्ट है, अस्तु, बालक भोजन से असंतुष्ट है, उसका पेट नहीं भरा या उसको अच्छा नहीं लगा, कोई भी कारण हो सकता है। अगला है प्रतीकार है, प्रतिकार का मतलब कोई बदला प्रकार, तो प्रतिकार है जैसे कि धर्मम अवलंबे प्रतिकार है करणीय, धर्म का सहारा लेकर के हमें प्रतिकार उसके बदले में कार्य करना चाहिए, धर्म अवलंबन प्रतिकार करिए। अगला है अंत में पक्षी है, तो पक्षी है जैसे आकाशे पक्षिणः विचरन्ति, इस प्रकार से इसका उपयोग हो जाता है। अंतिम जो प्रश्न है, सम्यक विभक्ति में संयोज्य कोष्ठ गतेन शब्देन रिक्त स्थानम पूर्य, कि जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस में जो कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसका सही रूप चुन करके या बना करके हमें इस सेंटेंस को पुनः पूर्ति करनी है। तो जैसे उदाहरण दिया है, पक्षिन जो शब्द है इसका सालमली तीरौ न्यूसंति इसमें प्रयोग किया, तो सालमली तीरौ, सालमली वृक्ष का ऊपर पक्षी निवास करते, अब न्यूसंति है तो बहुवचन आ गया, तो यहाँ पर पक्षी जो शब्द है इसका भी बहुवचन हो जाएगा और पक्षिणः हो जाएगा, ठीक है ना, प्रथम विभक्ति का बहुवचन, तो सालमली तीरौ पक्षिणः न्यूसंति। इसी प्रकार से दूसरा जो पहला जो इसमें जो प्रश्न बना रखा है वो क्या है, अवसन्नायाम खाली जगह वायसः प्रबुद्ध है और रात्रि शब्द है, तो रात्रि का मतलब रात होता है, अवसन्नायाम वायसः प्रबुद्ध है, बीत जाने पर किसके बीच है, रात्रि के, तो काके की षष्ठी विभक्ति हो गई है,
तो रात्रि की षष्ठी विभक्ति जो होगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो रात्रौ, औसन्यायाम रात्रौ वायसः प्रबुद्ध है, तो रात्रौ शब्द हो जाएगा। अगला है तेन खाली जगह जालम विस्तीर्णम, उसके द्वारा जाल बिछाया गया, और व्याध शब्द दे रखा है तो तेन। अब व्याध जो शब्द है, तेन में जो शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हो रहा है, तो ये जो सर्वनाम शब्द आया है उसके संज्ञा के साथ भी वही विभक्ति और वचन प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर तेन की तरह तृतीय विभक्ति एक वचन व्याध का क्या हो जाएगा, व्याधेन, तो तेन व्याधेन जालम विस्तीर्णम। अगला क्वेश्चन में कपोत राजय तंडुल कर्ण लुब्धान, खाली जगह अकथ्यत, और कपोत शब्द है, कपोत है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कपोत राज तंडुल कणाम लुब्धान, चावल के दानों के प्रति लोभी कबूतर, अकथ्यत मैंने कहा। तो ये तंडुल कणाम लुब्धान ये उनकी विशेषता है, इसकी कबूतरों की जो विशेषणवाची शब्द में विभक्ति आई है वो उसके विशेष में आएगी। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कबूतर में भी कपोते का कपोतान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो कपोत राजय तंडुल कर्ण लुब्धान कपोतान अकथ्यत, कपोतान। अगला है खाली जगह कपोतास तत्र उपविष्टः, कबूतर वहां पर बैठ गए। अब सर्व सब शब्द है, सर्वन सभी, तो सभी कबूतर, तो कपोता जो है इसमें प्रथम विभक्ति का बहुवचन आ रहा है, तो जनरली इसमें भी प्रथम विभक्ति का बहुवचन आएगा सर्वनाम में भी, तो क्या हो जाएगा, सर्व है, सर्वौ सर्वे, तो बहुवचन में सर्वे आता है, तो सर्वे कपोता तत्र उपविष्टः, सर्वे कपोता तत्र उपविष्टः, सभी कबूतर वहां पर बैठ गए। अगला है अल्पनाम अपि, खाली जगह सहती कार्य साधिका, थोड़ी सी भी कार्य को साधने वाली हो जाती है, साथ में कार्य को साधने वाली हो जाती है। अब वस्तु जो है, तो अल्पनाम अपि, ये अल्पनाम जो शब्द है ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो किसके लिए, वस्तुओं के लिए। तो इस अल्पनाम में जो विभक्ति है वही विभक्ति और वचन इसमें भी आ जाएगा, वस्तु में तो वस्तुनाम, अल्पनाम अपि वस्तुनाम सहती कार्य साधिका। और अंतिम जो प्रश्न की लाइन है वो है सह व्याध जाल अपहार कान, खाली जगह अवलोक पश्चात धावनम अक्रोध, और तद शब्द दे रखा है, तद जो शब्द होता है। अब ये सर्वनाम शब्द है, तो इसका संज्ञा शब्द क्या है, जाल अपहार कान, वह शिकारी या उस शिकारी ने जाल को ले जाने वालों को, अब तत् का जाल को ले जाने वालों को, ये जो इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, तो इस सर्वनाम शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन ही प्रयुक्त होगा और पुल्लिंग का तान हो जाता है। सह तौ ते तम तौ तान, तो कहता है कि सह व्याध जाल अपहार कान तान अवलोक पश्चात धावनम अक्रोध, और इस प्रकार से हमारे द्वितीय पाठ के सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क के रूप में जो करना है उसमें मैं आपको बता देता हूं, आप अपना नोट कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना है सभी को, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को करना है, और व्याकरण वाले जो प्रश्न जितने भी मैंने आपको करवाए ये सारे के सारे आपको होमवर्क के रूप में करके आपको अपने ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, धन्यवाद।